रेशियो एनालिसिस हमारी ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं कहूंगा रेशियो के साथ यूनिट नंबर 5 में आ रहा है बच्चों आपके पास फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, और इसके साथ एग्जाम में आ रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स। आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज, पढ़ा हुआ है बचपन में। ये भी आपने बच्चों सेकंड फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सॉरी 12th में पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा है। कंपैरेटिव कॉमन साइज एमकॉम में पढ़ते हैं और बीकॉम फाइनल में पढ़ते हैं, सब जगह आता है। इन दोनों सुने, इस यूनिट में आपके पास पहले रेशियो, फाइनेंशियल एनालिसिस और कैश फ्लो हुआ करते थे। आज अब इस यूनिट से कैश फ्लो हट चुका है। फाइनल ईयर की बुक्स में कैश फ्लो है, सिलेबस में हट गया, एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमें फाइनल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेशियो और फाइनेंशियल एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी है। सर ये भी पढ़ना है क्या? यस पढ़ना है, पर पूरा फोकस कहां रहेगा आपका? रेशियो पर रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। लिखना शुरू करें एक नए पेज पे, यूनिट नंबर 5, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, और इसको दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल एनालिसिस, सॉरी एक और चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। मेरे पास समय कम है, मैं ज्यादा समय यहां नहीं रुकूंगा। और ये लीजिए, मैंने चैप्टर को साइड किया। चैप्टर कहता क्या है? टू इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस, टू इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकित करने के लिए। लाइन चेंज, वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर। भाई किसी भी चीज को एनालिसिस करना है तो कंपेयर तो करना पड़ेगा, है ना? किससे? या तो स्टैंडर्ड से। जैसे आप अपनी गाड़ी के टायर में हवा डलवाते हो तो आपको पता है स्टैंडर्ड 35 का है, मान लीजिए, यानी 35 का एयर प्रेशर रहना चाहिए। तो 35 एक स्टैंडर्ड है। बिलो हो गया तो हवा कम हो गई है, अब हो गया तो हवा ज्यादा हो गई है। तो अकॉर्डिंगली आप ज्यादा हो गई तो निकाल लोगे हवा को वापस, और कम है तो हवा वापस डलवा लेंगे। तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, है ना? या फिर कई बार ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का अगला टायर और पिछला टायर कंपेयर। यार पीछे वाले टायर में हवा कम दिख रही है, कंपेयर करके आपने एनालिसिस किया। अपनी गाड़ी के टायरों की सबकी हवा प्रॉपर है, पड़ोसी वाली गाड़ी से कंपेयर, यार इस गाड़ी के टायर, सारे टायरों में हवा कम लग रही है। तो दो गाड़ियों का अलग अलग कंपैरिजन हो सकता है, एक गाड़ी के अगले पिछले टायर का हो सकता है, और सिंगल टायर का स्टैंडर्ड से भी कंपैरिजन हो सकता है। तो कंपैरिजन करके हम एनालिसिस करते हैं कि परफॉर्मेंस पहले से बेटर है या पुअर। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कंपैरिजन बच्चों दो टाइप के हैं। एक तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म एक फर्म का अपने आप से ही, लेकिन अपने पास्ट से, यानी फर्म नहीं बदलेगी, टाइम बदलेगा। वेरी सिंपल, आपका ही 10th की परसेंटेज, आरपी की 12th की परसेंटेज, पर्सन नहीं बदला, टाइम बदला है, 10th और 12th। तो ये इंट्रा फर्म है, यानी पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर लेंगे, पर्सन सेम होगा, है ना? पिछले साल इतना प्रॉफिट, इस साल इतना प्रॉफिट, पिछले साल इतनी सेल्स, इस साल इतनी सेल, पिछले साल इतने कस्टमर, इस साल इतने कस्टमर। इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, फर्म ए का फर्म बी से कंपैरिजन, टाइम नहीं बदलेगा, टाइम सेम होगा करंट ईयर में ही। इस साल हमारी सेल्स इतनी है और हमारी पड़ोस वाली फर्म की सेल्स इतनी है। फर्म ए का फर्म बी से कंपैरिजन। 12th की परसेंटेज, शर्मा जी के बच्चे के और गुप्ता जी के बच्चे के मार्क्स,
पर्सन बदल गया है, टाइम नहीं बदला। ठीक है, तो इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन, दो तरह के कंपैरिजन यहां पर हो सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ रेशियोज के फॉर्मूलाज को काम में लेना पड़ता है। रेशियो पर आज तक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया है। नो एएस। व्हाट इज एएस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सम रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके बेसिस पर जनरल थ्योरम बनाई जाती है। ये कंपनी की हालत खराब लग रही है, तो खराब कैसे लग रही है? आपने कहीं ना कोई ना कोई रूल्स बना रखे होंगे, उसमें कंपैरिजन तो किया होगा ना, तभी तो कहोगे खराब लग रही है। तो कंपनी की खराब पोजीशन को खराब या अच्छा कहने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं। वेरी सिंपल स्टैंडर्ड बना रखा है कि आप अपने जब व्हीकल चलाएंगे तो लेफ्ट साइड में चलना है आपको। अब सामने वाला रॉन्ग साइड चल रहा है, भाई तुम कैसे बता सकते रॉन्ग है? बोले लेफ्ट चलना चाहिए, लेफ्ट नहीं चल रहा तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही हो गया, है ना। तो रॉन्ग का कैसे बनाया? कोई ना कोई रूल था, तभी तो हमने कहा कि रॉन्ग चल रहा है। इसने रेड लाइट तोड़ दी, तो रेड लाइट क्या है? रुकने का साइन है, रुकने का साइन है, सब जानते हैं रेड लाइट इज रुकने का साइन, इज अ रूल। अब किसी ने तोड़ दिया तो कहेंगे इसने रूल ब्रेक कर दिया। क्या इस रेशियो के ऊपर कोई रूल्स है? जी नहीं, एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर आज तक कोई रूल्स आ ही नहीं पाए। हर पर्सन अपने हिसाब से नए रेशियो डिसाइड करता है। सर ऐसा क्यों? सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक मिनट, मैं अपना प्रॉफिट निकालता हूं अपनी जयपुर की सेल्स पर, ये प्रॉफिट निकालते हैं राजस्थान की सेल्स पर, ये प्रॉफिट निकालते हैं इंडिया की सेल्स पर। हम तीनों एक ही तरह का स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं भी स्टील बेचता हूं, ये भी स्टील, ये भी स्टील। मैं जयपुर की सेल्स पे प्रॉफिट बता रहा हूं, ये राजस्थान की सेल्स पे, ये इंडिया की सेल्स पे प्रॉफिट बता रहे हैं। तीनों के प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने, पर ये नहीं बताया कि किसने जयपुर में निकाला है, किसी ने राजस्थान पे, किसी ने इंडिया पे। क्या कंपैरिजन सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हर पर्सन की अपनी अपनी सोच है। तो रेशियो किसके बेसिस पे निकालना है, इसका फॉर्मूला कौन डिसाइड करेगा? भाई साहब एक ऑथर थे, इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। जब इन्होंने कैलकुलेशन करी तो इन्होंने अपने हिसाब से कुछ अलग कैलकुलेशन करी। इन्होंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने टैक्स इंक्लूड किया था। दोनों के आंसर्स में डिफरेंस आएगा, दोनों के फॉर्मूला में भी डिफरेंस है। तो रेशियो में यही है, जितने लोग उतनी बातें, जितने राइटर्स उतने फॉर्मूलाज, सबने अपने मन से फॉर्मूलाज बनाए। हमने रेशियो के फॉर्मूलाज, अगर मैं कहूं तो मैंने रेशियो के फॉर्मूलाज 7 से लेकर लगभग 120 फॉर्मूलाज तक देखे हैं। ऐसा भी रेशियो का चैप्टर देखा है 7 फॉर्मूला में चैप्टर खत्म, और ऐसा भी चैप्टर देखा है जिसके अंदर 120 फॉर्मूलाज है, 120 फॉर्मूलाज। सर हमें क्या करना है? वेरी लिमिटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत सारे लर्न करेंगे इत्तू से। और इसमें एक इश्यू आएगा इस चैप्टर में, एक पेज पे एक फॉर्मूला दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला चेंज, तेरी फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। नोट्स में कुछ बताया, क्वेश्चन में कुछ अलग ही लगा रहा है। ऐसा कहा होगा? आपकी एक बुक कुछ अलग कहेगी, दूसरी बुक कुछ अलग, और तीसरी बुक अलग ही बने। एक बुक पे एक पेज पे अलग, दूसरे पेज पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। सर हमें क्या करना है? वो फॉर्मूला में जो बोर्ड पे बताऊंगा आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। भाड़ में गई बुक्स, मुझे मतलब नहीं है। मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा, इससे मार्क्स आएंगे। तो शुरुआत करते हैं रेशियो एनालिसिस की। इसके ऊपर आज तक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बन पाया है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ फॉर्मूलाज को कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फॉर्मूलाज को मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा बच्चों। रेशियो की फॉर्मूलाज की कैटेगरीज, कोई 4 कैटेगरी बोलता है, कोई 5 कैटेगरीज, है ना। कई लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोई 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। आइए बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने अपनी लाइफ में पहली बार रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इससे अच्छा समझाने वाला जनरली कोई दिखेगा नहीं आपको, आपकी लैंग्वेज में आसानी से समझाने वाला। चलिए वेरी सिंपल, हमें करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम स्वार्थी इंसान है, हम क्यों कर रहे हैं किसी कंपनी का कंपैरिजन? हमें क्या पड़ी है? सर इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं हमारे पैसे की वैल्यू कल को 4 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद बढ़ेगी या घटेगी। कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी ग्रोथ करेगी या डिक्लाइन होने के चांसेस है, कंपनी के डेप्ट कितने हैं। ओहो, डेप्ट से कंपनी का नाम याद आ रहा है, अडानी। तो कंपनी के डेप्ट कितने हैं, ऐसा कोई रेशियो बताता है कि यस, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो हम अभी अगली 5 मिनट बाद पढ़ने वाले हैं। अगर अडानी के कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो सही शो हो जाते तो कोई इसमें पैसे लगाता ही नहीं। तो उन्होंने रेशियोज में भी घालमेल कर रखा था, यस।
मार्केट से लिए हुए डेप्ट दिखा ही नहीं रखे थे, कंपनी का ओवर वैल्यूएशन दिखा ही नहीं रखा था। ओवर वैल्यूएशन दिखा रखा था, पब्लिक को नहीं पता था ये ओवर वैल्यूएशन है, तो पब्लिक ने दबा के पैसा लगा रखा था। सर कई बच्चों का अडानी का बेसिक फंडा ही नहीं पता, बहुत सिंपल सी फंडा है ना। आप खुद सोचिए, मैंने एक नया इंस्टीट्यूट खोला, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ नया इंस्टीट्यूट खोला, खूब तरक्की करेगा साहब, आप लोग इसमें पैसा लगाओ, आपके पैसे से पैसा हम दिन दोनों रात चौगुना पैसा बढ़ाएंगे। आप लोग पैसा नहीं लगा रहे। मैंने अपनी ही कुछ फेक कंपनीज क्रिएट करी 3, और इन तीनों कंपनीज से पैसा खुद ने ही खुद की कंपनी में पैसा लगा लिया, लेकिन आपको नहीं पता ये कंपनियां मेरी है। आप क्या सोच रहे हो? 3 फिरंगी कंपनियां, फॉरेन कंपनियां अडानी में पैसा लगा रही है, 3 फॉरेन कंपनियां अडानी में पैसा लगा रही है, यानी अडानी वाकई में दमदार है। जब देखो मैं क्या दिखाऊंगा आपको, देखो हमारे पास एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। क्या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? मैंने विदेशों में जाके अपनी ही कंपनियां खोली, नाम कुछ अलग रखे, लोगों की नजर में नहीं आने दिया कि ये मेरी ही कंपनी है, और इन कंपनियों ने मेरे अंदर पैसा लगाया। तो इनको मैंने दिखाया, देखो फॉरेन की कंपनियों ने 3 कंपनियों ने पैसा लगाया है, और आप भी इंटरेस्टेड होकर के फिर मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे। और जब आप लगाएंगे तो अब इन्होंने लगा दिया, इनको दिखाया देखो इन्होंने लगाया है, अब इन्होंने लगा दिया तो इन 4 को दिखाया इन्होंने लगाया है, सबने पैसा लगाया, मेरी कंपनी की शेयर की दिन दोनों रात चौगनी बढ़ती चली गई। अब जैसे वैल्यू बढ़ गई तो वो जो मेरी कंपनी 3 कंपनियों ने पैसा लगाया था ना, निकाल लिया मन भाई। इन्होंने लगाया था 70 रुपए के भाव, इनके 70 को देख के इन्होंने लगाया 80 हो गई रेट, इन्होंने लगाया 90 हो गई रेट, इन्होंने लगाया रेट 100 हो गई। अब इन्होंने 100 में लगाया, अपन ने 70 में लगाया था, 70 वाले को 110 का भेज दो इस पब्लिक को, निकल लो। क्या हम अपनी कंपनी के वैल्यूएशंस को बढ़ा सकते हैं? यस यस यस। आइए टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर की बातें करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यस बच्चों, आज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक छोटा सा फंडा बनाया गया है। एक गर्ल जिसकी शादी होने वाली है, उसके पिताजी पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं। अब लड़का ऐसा होना चाहिए, साहब सुना होगा आपने कई बार, है ना, बुरा मत मानना प्लीज। जब गर्ल के लिए पहली बार लड़का देखने पिताजी निकलता है ना, चौड़ में निकलता है ना। चौड़ बोले तो है ना, सफेद घोड़े पे सवार होके आने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, और अच्छी खासी जायदाद होनी चाहिए, घर बार अच्छा होना चाहिए, खाता पीता नहीं होना चाहिए, खाते पीते घर का होना चाहिए। लड़का खाता पीता नहीं होना चाहिए और खाते पीते घर का होना चाहिए। कंडीशंस तो देखो, फिर 4 जब रिश्ते रिजेक्ट हो जाते तब आते हैं, नहीं चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो चलता है। फिर थोड़े दिन बाद मॉडिफाई होते हैं, है ना, पर पहले तो साहब एक बार तो थोड़ा एटीट्यूड मेंटेन रखते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या किस किस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, बिकॉज होने वाला एक इन्वेस्टमेंट, वो अपनी बिटिया की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, बिटिया को इतना बड़ा किया है, उसके ऊपर पैसा लगाया है, पढ़ाया है ना, वो जिस घर में जाएगी वहां खुश रहनी चाहिए, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट दिन दोना रात चौगना बढ़ना चाहिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेंगे यार कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट ना हो जाए, गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है और क्या क्या एनालिसिस करेंगे। 4 तरीके की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे वो गर्ल के पिताजी। सेम एक इन्वेस्टर एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हुए वही 4 तरह के एनालिसिस करता है, सेम 4 तरह के एनालिसिस है। पहला, नंबर 1, शॉर्ट टर्म, 1 नहीं करना, इसको ए करना है, ए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। यस, मैं सारे जितने भी पॉइंट्स बनाऊंगा उन डबल तरीके समझाऊंगा। पहला वो गर्ल के पिताजी और गर्ल की शादी का एग्जाम्पल, और फिर एक इन्वेस्टर उसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, दोनों भी बात करेंगे हाथों हाथ, है ना। चलिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, आइए समझते हैं। सॉल्वेंसी से एक वर्ड बना इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने का मतलब आप समझते हैं, बैंकरप्ट होना। मैं आज सुबह सुबह न्यूज पढ़ रहा था, पाकिस्तान के पास 21 दिन का पैसा बचा है, 21 डेज के खाने के पैसे बचे। आटा लगभग 300 रुपए किलो बिक रहा है ना, और वो भी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, शॉर्टेज है, आटा है ही नहीं, है ना। तो 21 दिन के पैसे बचे, इसका मतलब बैंकरप्ट होने वाला है। अच्छा खासा पैसा उधार लिया हुआ है उसने, किससे? चाइना से, है ना। और अल्टीमेटली अब सीन ऐसा आने वाला है कि पाकिस्तान को अपनी बड़ी असेट्स बेचनी पड़ेगी, और बड़ी असेट पाकिस्तान के पास क्या है ना, उनके पास उनके परमाणु बम, जो कि इंडिया से ज्यादा है उनके पास, इंडिया से ज्यादा है परमाणु ताकत पाकिस्तान के पास। एक ही चीज ज्यादा है, बाकी तो सब में अपन आ गया, हाँ, परमाणु बम उनके पास ज्यादा है। आइए तो देखते हैं वो अपनी न्यूक्लियर शक्तियों को अगर बेचते हैं तो क्या होने वाला है ना। लेट्स सी,
आप 21 डेज का उनके पास राशन बचा हुआ, मतलब पैसा बचा हुआ है ओवरऑल। आ जाइए, सॉल्वेंसी से इंसॉल्वेंट शब्द बना। इंसॉल्वेंट होने का मतलब हाथ खड़े कर देना, हैंड्स रेस कर देना, हमारे पास कुछ नहीं, हम कंगाल हो चुके हैं। आप जो इंसॉल्वेंसी समझते हैं वो होती है लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी की, आदमी पूरा खाली हो गया, खत्म हो गया। यहां लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी की नहीं बात हो रही है, बात हो रही है शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की। हर थोड़ी देर में बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना, खाली हो जाना, खत्म हो जाना। क्या हर थोड़ी देर में कोई बैंकरप्ट हो सकता है? यस, होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, बहुत सिंपल सा। मेरे घर पे बिजली का बिल आया, पेमेंट करने के पैसे नहीं है, पेमेंट करने के पैसे नहीं है, पेनल्टी लगवा ली, हो गए बैंकरप्ट। फिर थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है, भैया पैसे दे दो, मन का अगले महीने दे देंगे, फिर हो गए बैंकरप्ट। बच्चों की स्कूल की फीस तक में टाइम से नहीं दी, स्कूल वाले रोज नोटिस भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, हो रहा है बैंकरप्ट। यानी हम अपनी छोटी छोटी लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम नहीं है, और वहां पर बार बार डिसऑनर करवा रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। हर थोड़ी देर में कोई आता है और बेइज्जती करके चला जाता है, बोले भाई साहब पैसे, बोले पैसे तो नहीं है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेंटेन करनी है आपको, हर अपनी छोटी छोटी डेली यूज की करंट लायबिलिटीज के लिए इंसॉल्वेंट नहीं होना है। आपकी गली में कोई ना कोई ऐसी फैमिली होगी जो छोटी छोटी लायबिलिटीज का पे करने में, उनकी नेचर है वो करते ही कर ही नहीं पाते, हर छोटी छोटी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाते। हर दुकान में उनकी उधारी चल रही है, खाते चल रहा है और पेमेंट करते ही नहीं है। इससे गुडविल खराब होगी, अच्छी होगी? खराब होगी। तो ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में आप सॉल्वेंसी मेंटेन करो, मतलब वो लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हर दुकान पे खाता चलता हो और मार्केट में गुडविल खराब हो, बोले भाई साहब इसको उधार मत देना, ये पैसे चुकाता नहीं है। तो आप सबसे पहली बात अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेंटेन कर पाए। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात बोलते हैं, अल्पकालीन शोधन क्षमता, यानी आप हर थोड़ी थोड़ी देर में इंसॉल्वेंट ना हो। ये बात समझ में आ रही है? You have sufficient funds to pay your current liabilities, and current liability का पेमेंट कभी फिक्स एसेट से नहीं होता। जरा समझना, सामने वाले दुकान वाला मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं क्या अपनी गाड़ी बेच करके पैसे दूंगा उसको? राशन के पैसे? बिजली का बिल आ गया, बेच दो मकान, मकान बेच के बिजली के बिल के पैसे थोड़ी चुकाओगे। क्या करंट लायबिलिटी का पेमेंट फिक्स एसेट से होगा या करंट एसेट से होगा? जल्दी बताओ। करंट लायबिलिटी का पेमेंट करंट एसेट्स होगा। तो पहला रेशियो आपको समझ में आया कौन सा? करंट रेशियो, यही तो है ना? तो रेशियो को एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी टीचर ने आपको किया होगा। सीधा फॉर्मूला लिखा है, याद कर लाना, कल से भरता है क्वेश्चन स्टार्ट। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता, पहला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, आप अपनी छोटी छोटी लायबिलिटीज का पेमेंट टाइम टू टाइम कर पाए, बार बार समाज में बेइज्जती ना कराए। और करंट लायबिलिटी का पेमेंट करंट असेट से या फिक्स असेट से? जल्दी बताओ। करंट असेट से होगा, फिक्स असेट से पेमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली छोटे खर्चों के लिए बड़ी असेट थोड़ी बेच दोगे, है ना? तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम बच्चे अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात लिख सकते हैं। बी कैटेगरी करेंगे इनके बारे में डिटेल बात, अभी छोटी छोटी बात कर रहे हैं। बी कैटेगरी टर्नओवर रेशियोज, इसका दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज, हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। हाँ जी, लड़की के पिताजी ने लड़के को देखा, चेक किया कहीं मार्केट में इसकी हर जगह उधार तो नहीं है। मालूम पड़ा उधार तो थी लेकिन पेमेंट टाइम से कर देता है। तो गुडविल अच्छी है बुरी? फिर तो अच्छी है। उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उधार को टाइम से चुका देना चाहिए। टाइम से पहले चुकाने से तो बल्कि क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, और टाइम से पहले पे कर देना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा, मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। 1% जो कभी लोन नहीं लिया, 1% जो लोन लेकर टाइम से चुका देता है, ज्यादा अच्छा कौन है? लोन ले से टाइम से चुकाने वाला। जिसने लोन नहीं लिया उसने रिस्क ही नहीं ली, उसने वो सीखा ही नहीं ना। उसने लोन लिया, टाइम से चुकाया, मातापुरी कर रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहा है। चलिए आइए साहब, लड़की के पिताजी ने देखा लड़के ने मार्केट में उधारियां नहीं कर रखी। अब सेकंड चीज है ना, लड़की के पिताजी ने लड़के में चेक करा ये काम भी करता है नहीं करता। मालूम पड़ा इसकी एक दुकान है आतिश मार्केट में, न्यू आतिश मार्केट में, है ना। अब न्यू आतिश मार्केट में लड़के के पास एक शोरूम खुला हुआ है सैनिटरीज का, टाइल्स का, है ना।
लेकिन शोरूम है 4 मंजिल का, शानदार, करोड़ों का शोरूम तैयार कर रखा है, लेकिन उस पर ग्राहक नहीं है। दुकान है, धंधा है, बिजनेस है, करोड़ों का है, लेकिन उस पे ग्राहक नहीं है। बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। लेकिन एक दूसरा लड़का जिसकी कॉलोनी में दुकान है, छोटी सी, एक छोटी सी दुकान है, स्टोर भी नहीं है उसके पास, लेकिन ग्राहक दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग रही है, स्टॉक रुक नहीं रहा, माल आ रहा है और जा रहा है, कंटिन्यू से ऑर्डर्स लगे हुए हैं, पैकिंग हो रही है। ज्यादा अच्छा कौन है, छोटी दुकान वाला या बड़ी दुकान वाला? दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए। टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो ये कहता है कि आप कंटिन्यूअसली वर्किंग होने चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी दुकान पे कस्टमर डेली आना चाहिए, पैसे का रोटेशन होना चाहिए, स्टॉक का रोटेशन होना चाहिए, माल बिकना चाहिए। दुकान बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन भर में एक कस्टमर आए आप उससे कमा लो। सुना भैया, दो काम करने के तरीके, एक कस्टमर से मोटा कमाना है या 20 कस्टमर से छोटा कमाना, विच वन इज बेटर? एक कस्टमर से मोटा कमा लेना, मैंने एक कस्टमर से 100 रुपीज मार लिए और 20 कस्टमर से 4-4 रुपए हम लिए। एक से 100 एक बार में कमा लिए, 20 से 4-4 रुपए कमाया। अब बताइए बेटर कौन सा है? 20 से 4-4 कमाया, 80 होंगे शाम तक। एक से 100 मारे, एक झटके में 100 आएंगे पूरे। बताओ विच वन इज बेटर? एक से 100, 20 से 80। बेटर है 20 से 80। टर्नओवर एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो ये कहता है आज 20 से 80 कर रहा है, पैसा तो कल बना लेगा, लेकिन आज ग्राहक बना रहा है। आपने जो 1 से 100 कमा लिया, वो कल को एक भी नहीं आएगा कि उसको पता पड़ जाएगा आपने उसको काटा है ना? आप लेजी हो रहे हैं, 1 से 100 कमा करके दिन भर में आलस कर रहे हैं। अरे भैया मार्जिन कम कर, ग्राहकों की भीड़ ले, लोगों से सीख, माथा बोड़ी कर। 4 चीजें नई पता पड़ेंगी, 4 फैशन नए पता पड़ेंगे, 4 नई क्वालिटियां पता पड़ेंगी, मार्केट में स्किल्स आ जाएंगी, और जिस दिन स्किल्स आ जाए उस दिन फिर कमाना। 4 की जगह 40, क्या दिक्कत है? पर 100 मत कमाना, ऐसे 100 कमाएगा तो बर्बाद जल्दी होगा। ये कंपटीशन का मार्केट है, कस्टमर ज्यादा जिंदा नहीं रहने देगा, और साथ में ऑनलाइन और है तो क्या कहना। तुरंत दुकान में जाते हम तो ऑनलाइन रेट चेक कर ले। अब दुकानदार क्या बेचेगा बेचारा, है ना? ऑनलाइन को बीट नहीं कर पाता बेचारा, ऑफलाइन वाला क्या करे, वो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है ना? तो टर्नओवर एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो कह रहे हैं आपकी दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए, स्टॉक बार बार टर्नओवर होना चाहिए, माल बिकना चाहिए, उधार जानी चाहिए, पैसा दमादम आना चाहिए। ये नहीं आप सुबह ही एक बार में गल्ला भर के बैठ गए ना, बार बार उस गल्ले का रोटेशन होना चाहिए। बेटर कौन है आप बताइए, डीमार्ट या डीमार्ट? कंपैरिजन किससे करोगे बोलो? बिग बाजार तो बंद हो गया, उससे कंपैरिजन ही कैसे करोगे? रिलायंस से? चलो रिलायंस फ्रेश और बिग बाजार डीमार्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। सम सेम कैसे सर, रात दिन का अंतर है। अगर आप एक नजर से देखते हैं तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट, आप कॉमर्स के तो फिर तो नहीं कहलाएंगे किसी भी हाल में। डीमार्ट लाख गुना बेटर है रिलायंस फ्रेश से। रिलायंस फ्रेश की स्ट्रेटेजीज नहीं है और डीमार्ट की स्ट्रेटेजीज है। ऐसा कोई स्टोर नहीं देखा जहां पे हम माल उठा रहे हैं और पीछे पीछे स्टोर पर माल लगाने वाले लगा रहे हैं, उस हमारे पीछे पीछे ही। डीमार्ट में एकमात्र में मिलेगा आपको ऐसा। तो डीमार्ट क्या टर्नओवर रेशियो है जबरदस्त, हाँ। लाइन में बिग बाजार में भी लगना पड़ता है, पर बिग बाजार की अब बिग बाजार बंद हो गया, जब खुला था तब बिग बाजार की साइज और डीमार्ट की साइज देखो, डीमार्ट कितना सा है तो क्या टर्नओवर घुमाता है, और बिग बाजार इतना बड़ा होकर भी टर्नओवर उतना ही घुमा पाता है। दोनों में रात दिन का अंदर। आप उसका कंपैरिजन कर लेंगे, रिलायंस के इतने सारे सुपरमार्केट खुल गए क्योंकि बिग बाजार को रिलायंस ने तो लिया है पूरा का पूरा। जहां जहां बिग बाजार था वहां रिलायंस के स्टोर्स खुल गए, है ना? तो अब आप रिलायंस से कंपेयर करेंगे, अपन देखेंगे, लेकिन फिर भी रिलायंस के स्टोर्स में उतनी भीड़ नहीं है जितना बिग बाजार लेता था अभी भी। यानी डीमार्ट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, बिग बाजार की उससे खराब, और रिलायंस की तो सबसे खराब स्ट्रेटेजीज है। लेकिन रिलायंस का काम अभी दिमाग नहीं लगाना, रिलायंस को जिस दिन दिमाग लगाना होगा उस दिन खींच के ले जाएगा, दिमाग की आदमी है। अभी उसका दिमाग दूसरे बिजनेसेस पे, वहां से कमाता है, वो बिल्कुल कमाता है ना? ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। टर्नओवर एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो कह रहा है आपकी दुकान पे भीड़ लगनी चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, चाहे प्रॉफिट की बात यहां नहीं करी। सी कैटेगरी, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, पूंजी संरचना अनुपात। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज,
पूंजी संरचना अनुपात, इसी का एक और नाम लेवरेज रेशियो, उत्तोलक अनुपात। सी कैटेगरी कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना या लेवरेज अनुपात। लड़की के पिताजी ने क्या क्या देखा था? पहला, मार्केट में हर दुकान पे उधार नहीं होनी चाहिए, उधार हो तो टाइम से चुक जानी चाहिए। दूसरा, दुकान जिस जहां वो काम करता है वहां भीड़ लगनी चाहिए, ग्राहक आने चाहिए, माल बिकना चाहिए। मैं अपने ऊपर आप बीती बताता हूं एक बार, है ना। एक रिश्तेदार मिले, सब रिलेटिव सोचते हैं क्या करते हो, मैं चने बेचता हूं। मतलब रिलेटिव्स की एक बहुत बुरी आदत होती है, खुद के बच्चे सीए कर रहा है हमारा बेटा, मतलब कर ही तो रहा है, कर तो नहीं ना, जाने कितने कर रहे हैं और कितने किक मार के बाहर निकलते हैं, है ना। मतलब जब एंट्री मारता है ना बच्चा, जब उस लेवल पे, तो माँ बाप ऐसे पूरे गांव में चौड़ होकर के सबको बताते हैं, मतलब रुक जाओ, तसल्ली खाने दो, अभी निकलने दो, 1 साल बाद वापस पूछ लूंगा क्या कर रहा है ना। बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने बच्चों पढ़ाता हूँ, कौन से? स्कूल वाले के। मैंने कहा आप क्यों एनालिसिस करने लग गए मेरा, है ना। मतलब रिश्तेदारों की बहुत बुरी आदत होती है अपने दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों को एनालिसिस करने की। ओ ये तो बेकार है, अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ कीड़े हमारे घर में आग लगा के जाएंगे। वो गए नहीं, हमारी मम्मी हमारे को सुना रहा है शुरू, है ना। चले आए साहब, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। तो रिश्तेदार ने पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा कोचिंग पढ़ाता हूँ। किसको? मैंने कहा कॉमर्स, स्कूल्स लेवल। मैंने कहा नहीं, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को हम हैंडल करते हैं। तो कौन सी क्लास पढ़ाते हो? सीए वाली। मैंने कहा नहीं, छोड़ दी सीए, हमने 2007-8-9-10 पढ़ाते थे सीए, अब हम सीए वाले में नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बच्चा ऑफलाइन पढ़ता ही नहीं अब सीए की क्लासेस, वो सारे ऑनलाइन चले गए, बच्चों का रेशियो भी बहुत गिर चुका है। उस टाइम बूम था, हम केवल ग्रेजुएशन पे फोकस्ड है ना। तो बोले कि ठीक है, अब ग्रेजुएशन में फोकस्ड हो तो क्या बीकॉम पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। बीकॉम में बच्चा कोई ट्यूशन करता है? मैंने कहा अब बस, अब अपना पारा गरम, मतलब ज्यादा क्वेश्चन हो गए कुछ मेरे से, मतलब अपनी बेटी देने के लिए थोड़ी मेरे से बात कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है। रिश्तेदार को लिमिट में रहना चाहिए ना, फालतू मांग रहे। बताए मेरे को उसके घर जाते ही, वो तो मेरे पिताजी समझदार है थोड़े से, जो है ना उस टाइम शांत रहते, बाद में कुछ नहीं बोलते, है ना। बोले चले जाएगा, रिश्तेदार आया है पहली बार, है ना। तो मैंने कहा आओ कभी हवेली पे, है ना। मैंने कुछ ऐसी तिकड़म सेट करी कि मैंने कहा, उन्होंने बोला मेरे बेटे को पढ़ना है, मैंने कहा एक काम करो आप इंस्टीट्यूट आ जाओ, है ना। वो पुराना वाला इंस्टीट्यूट था, मैं उस टाइम वहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा आ जाओ एक दिन इंस्टीट्यूट आ जाओ। मैंने पिताजी को सेट करा कि मैंने कहा अब तो इनकी खटिया खड़ी करनी है। मैंने उनको इंस्टीट्यूट बुला लिया, और इंस्टीट्यूट मैंने कहा सुबह आ जाओ किसी भी टाइम, है ना। बोलो 10-11 बजे आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। कोइंसिडेंटली वो 11 बजे आ गए। और उस टाइम सीन ऐसा रहता था, जब कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि क्लासरूम की साइज इससे दुगनी है ना। और पाँव रखने की जगह नहीं, हम लोग सीढ़ियों में लॉक लगा के रखे थे कि बच्चा नीचे बेसमेंट में, है ना, सीढ़ियों में हम लिटरली लॉक लगा देते थे कि बच्चा नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि भीड़ रहेगी, पीछे वाले गेट से बच्चे एग्जिट होंगे, तब आगे वाले से एंट्री होंगे, है ना। और पाँव रखने की जगह नहीं थी, भयंकर सफोकेशन। वो ऊपर आगे सीढ़ियों पे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ में नहीं आया रास्ता किधर से है। गार्ड से पूछा, बोले रास्ता यही है। बोले कहाँ है रास्ता? मेरे बच्चे खड़े थे, मेरे ऊपर से फोन किया, अपन ने फोन देख लिया, अपन ने फोन नहीं उठाए, अपन फोन ही नहीं उठाते 3 बजे पहले, नियमों के खिलाफ अपने, है ना। थोड़ी देर बाद पापा जी का फोन आ गया, अब पापा जी का तो उठाता हूँ, है ना। बोले वो बाहर खड़े हैं, मैंने खड़े रहने तो। बोले उनको अंदर तो बुला, मैंने कहा रास्ता नहीं है। लिटरली 20 मिनट धूप में खड़ा रखा, भेज ही दिया वापस। फिर शाम को बात करें, मैंने कहा आप आए थे आज, मैंने वो देख नहीं पाया आपका फोन। बोले यार वो आपकी तो जगह ही नहीं थी। मैं तो थोड़े बहुत बच्चे हम भी पढ़ा लेते हैं यार। जबरदस्ती बिना बात अंडर एस्टिमेट करना सामने वाले को, है ना। क्या बोले, छोड़ो। कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज रेशियोज। अच्छा, मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बीच में एक छोटी सी बात और बताता हूं। काम में आपको हमेशा ये देखना चाहिए टर्नओवर कहां आ रहा है। मैं अपना बताता हूं, मैंने 2007 में शुरू किया 11th-12th पढ़ाना, है ना। 2008 में 11th-12th के साथ ग्रेजुएशन। 2009 में हमारा स्केल था 11th-12th सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए। ये हमारा प्रोडक्ट लाइन थी पूरी की पूरी, है ना। और सबके स्टूडेंट्स थे हमारे पास, है ना। और स्टूडेंट्स थे टोटल 365, 365 मेरे को आंकड़ा ध्यान है ना। ये 2007-8 2009 की बात, है ना। 2010 में मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, अपनी जो रेडियस है वो है 5 किलोमीटर, बस 5 किलोमीटर के बच्चे आते हैं,
जहाँ इंस्टीट्यूट है उससे उससे आगे के अच्छे नहीं आ रहे, मैं रेडियस बढ़ानी है। लालकोटी आ गए, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, इंस्टीट्यूट डाल लिया। अब हमारे पास उस टाइम सीएस बहुत बूम पे चलता था और 12th चलता था। 12th पूरा खत्म करके आ गए हम वहां पे, क्योंकि इस एरिया में 12th चलता नहीं, तो स्कूलिंग पूरी खत्म और हम कूद गए सीएस और बीकॉम में। सीएस धीरे धीरे डाउन पे चलता गया, सीए पूरा खत्म हो गया था, सीएस भी डाउन पे चलता गया और बीकॉम बूम पकड़ा। हमने बीकॉम की लाइन पकड़ी और आज तक बीकॉम ही चल रहा है हमारा मेन प्रोडक्ट। पिछले साल से हम 11th-12th में कूदे हल्का सा टेस्टिंग के लिए कि आफ्टर 12-13 साल बाद हम वापस 11th-12th में कितना कूद पाते हैं। मात्र 25 बच्चे मैंने इस साल पढ़ाए 11th-12th के, ओनली 25 बच्चे टोटल है मेरे पास, 25-27 होंगे, है ना। अब इस साल हम अपने इंस्टीट्यूट की आज तक कोई ब्रांच नहीं डाली, अगले 10 दिन में एक नई ब्रांच अनाउंस करने जा रहा हूँ, कर दूंगा, है ना। बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे, मतलब ना औकात से बाहर जाकर ये काम करना, है ना, उस पर जा रहा हूँ। देखेंगे कितने आप लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट चाहिए होता है, लूंगा मैं आप लोगों का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर हाँ, एक नई ब्रांच डाल करके नए लेवल पे काम चालू करेंगे, नए तरीके से, कुछ डिफरेंट, है ना। तो टर्नओवर बढ़ाने की बात है। अच्छा, जागा रहा हूँ 9, 10, 11, 12 का सेगमेंट पकड़ रहा हूँ और टीम बना के काम करेंगे, जो मैं आज तक करता नहीं था। आज तक मैं टीचिंग में मैं अकेले रहता हूँ, बाकी तो सपोर्ट स्टाफ चुटपुट चुटपुट रख लेता हूँ, पर अब से दूसरे तरीके से काम करना चालू करेंगे, क्योंकि सब शरीर भी धीरे धीरे साथ देना बंद कर देता है ना। कब तक पढ़ेंगे, है ना। डी, आइए साहब, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज क्या कह रहे हैं, लड़के के, लड़का जो लड़का है उसके पास फंड्स जो है ना, फंड्स बिजनेस में लगाए फंड्स खुद के होने चाहिए, मार्केट में कर्ज के बोझ में दबा हुआ नहीं होना। तो सर फर्स्ट पॉइंट भी तो ये कह रहा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जी नहीं, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है छोटे छोटे लोन, छोटी छोटी उधारियां चुकती होनी चाहिए। ये थर्ड वन कह रहा है मार्केट से बड़े लोन या तो होने चाहिए तो टाइम से चुकते रहने चाहिए। कहीं ज्यादा कर्ज के बोझ में तो दबाव नहीं है, या जो दिखा रखा हो पूरा उधारी का तो नहीं है कहीं परेश रावल और अक्षय कुमार की मूवी की तरह, बड़ी सारी प्रॉपर्टी दिखाई, कार दिखाई, ना प्रॉपर्टी खुद की, ना कार खुद की, ना माँ बाप खुद के थे वो भी उधार वाले। तो ये सब कुछ कहीं उधार का तो नहीं है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर आपका खुद का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, खुद की कैपिटल होनी चाहिए। एंड लास्ट, जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता अनुपात होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाभदायकता होनी चाहिए। एक मिनट, कई दुकानें ऐसी होती है जिन पर टर्नओवर तो खतरनाक होता है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। दुकान पे भीड़ लग रही है लेकिन डिस्काउंट देने के कारण, और डिस्काउंट इतना ज्यादा दिया कि भीड़ तो लग गई लेकिन पैसा बचा नहीं पाए, हैवी डिस्काउंट दे दिए, ज्यादा दे दिया और प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली अराइज नहीं हुई। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मार्केट की उधारियां चुके, ओके, बड़े लोन नहीं हो, ओके, भीड़ लग रही है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इन चारों रेशियो में लास्ट वाले रेशियो में नेगेटिव चलता हूं। सब कुछ अच्छा है, ऊपर वाले तीनों रेशियो मेरे बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन लास्ट वाले प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम पे हम वर्कआउट कर पाते हैं, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर सोसाइटी ने बहुत लो किया हुआ है, सोसाइटी ने लो किया हुआ है। कस्टमर की पेइंग पावर ऐसी नहीं है कि नहीं हो आपकी, आप सभी लोग दूसरे कोचिंग्स पे जाकर के दूसरे कोर्सेज के लिए 30,000, 40,000, 60,000, लाख रुपए तक दे देते हो आसानी से, पर हमने हमारी वैल्यू गिरा रखी है। मैंने या सोसाइटी ने गिरा रखी है। अगर सब लोग 15-15 हजार फीस कर दे तो मेरी 15 हो जाएगी और आप पे करने के लिए लाजी है, आराम से है आराम से है, क्योंकि दूसरी जगह भी तो पे कर रहे हो, है ना, है बिल्कुल है सब, है ना। पर वो करे ना, वो कर रहे हैं क्योंकि वो तो कहते हैं कोई नहीं, 2.5 नहीं दे रहे, 2 ही दे दे भाई, आजा, 2 नहीं दे रहे, 1500 दे दे, आजा। तो सोसाइटी ने गिरा रखी, कोई नहीं, हम सोसाइटी से अलग निकल के काम करेंगे। तो ये 4 रेशियोज है, इन चारों के ऊपर फॉर्मूलाज हैं। आइए सब इनके अलग अलग फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। आपने चारों कैटेगरीज के नाम लिख लीजिए, ABCD, शुरू करें। चारों का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, पक्का से, है ना। चलिए फर्स्ट वन शुरू करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, हेडिंग डालिएगा प्लीज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, इसमें अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात आप लिख सकते हैं। तीन फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला नंबर A1 करंट रेशो,
बच्चों इस चैप्टर के साथ एक बड़ा माइनस पॉइंट है, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज के सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, पर्यायवाची, और दूसरे नाम से आते हैं हमारा कान फ्यूज। तो पहले मैं सिनोनिम भी बता जाऊंगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का ही एक नाम और लिख लो पहले तो, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज ऊपर भी लिख देगा, एबीसीडी 4 लिखे थे वहां पे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के आगे लिक्विडिटी वर्ड लिख दीजिए, लिक्विडिटी रेशियोज, तरलता अनुपात। लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, पैसा हाथ में होना चाहिए। कई बार हम ऐसा होता है कि खुद खाली हो जाते हैं और सब कुछ लगा डालते हैं, फिर हालत बिगड़ जाती है, छोटे छोटे पेमेंट्स नहीं कर पाते। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला वैसे CA अपॉन CL, शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड इन एग्जाम्स, शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड इन एग्जाम्स। करंट रेशियो का एक और नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। टोटल 3 फॉर्मूले हैं एक कैटेगरी में, A1 बोर्ड पे आता हुआ। आइए चलते हैं A2। हाँ जी हिंदी बोलूं क्या? करंट रेशियो, चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियोज। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियोज। हिंदी में त्वरित, तरल या अम्ल परख। त्वरित, तरल या अम्ल परख। ध्यान दीजिएगा, वो लिक्विडिटी था, ये लिक्विड है, वो तरलता था, ये तरल है। तरलता और तरल, लिक्विडिटी और लिक्विड है ना। A2 फॉर्मूला, क्विक रेशियो फॉर्मूला, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होती है क्विक असेट, क्या होती है करंट लायबिलिटी, बात करेंगे थोड़ी देर बाद। दोनों फॉर्मूलाज में सिमिलरिटी प्लीज, समानता। दोनों के डिनोमिनेटर में जो हो तुम ही दोनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है और न्यूमरेटर में जो हो तुम ही हो। करंट रेशियो में करंट एसेट्स, क्विक रेशियो में क्विक असेट्स। फॉर्मूला नंबर A3, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, शुद्ध तरल अनुपात, शुद्ध तरल अनुपात। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो फॉर्मूला, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी नहीं, क्विक लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। A1 ट्रिपल स्टार, A2 ट्रिपल स्टार, A3 के सितारे गर्दिश में है, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मैं फॉर्मूलाज की थोड़ी डिटेल में जाऊं, अभी फॉर्मूले, हाँ जी एक कैटेगरी में 3 ही फॉर्मूले आगे बोर्ड पे, हमें A1 और A2 याद करने हैं। इनके डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं, आइए जरा हल्का सा। करंट असेट्स की अगर बात करूं तो बच्चों करंट असेट होती है 8। कितनी करंट असेट्स? 8। पता होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूं, आप लिख करके पढ़ करके छोड़ देंगे, याद नहीं करनी, याद नहीं करनी। लिखते जाए प्लीज। कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती है, डेटर एंड BR। इन्वेंट्री में स्टॉक आता है, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स।
दोनों एसी ऑन, एसी एसी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये 5 करंट एसेट नॉर्मली सब जानते हैं। मैंने बोला 8 है, आइए 3 कौन सी है वो भी देख लेते हैं। 6th वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses, accrued income, prepaid expenses, accrued income, prepaid expenses, expenses paid in advance, accrued income earned but not received, दोनों asset है, दोनों हमारी asset है। and the last marketable securities, marketable securities, आइए समझा ही देता हूं तीनों को अच्छे से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो पेमेंट कर दिया एडवांस में, कहीं पर भी हम एडवांस पेमेंट करते, पीछे वाला भी चला देना, कहीं पर भी हम अगर एडवांस में पेमेंट कर देते तो हमारा असेट राइट क्रिएट हो जाते हैं। भाई पेमेंट एडवांस में कर दिया तो हमारा राइट क्रिएट हो गया, पैसे दिए काम करना पड़ेगा, हमारा अधिकार है। चाहे आप मूवी की टिकट एडवांस बुक करा दें आपका अधिकार बन जाता है, चाहे रेलवे की टिकट एडवांस बुक करा दें या ट्यूशन की फीस एडवांस दे दे, आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं, हमारा अधिकार है उस इनकम को हक से वसूल करना। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपकी जेब में पड़ा हुआ डिजिटल मनी और प्लास्टिक मनी क्या आपकी असेट है? आपकी जेब में पड़ा हुआ पेटीएम और एटीएम, पेटीएम और एटीएम क्या आपकी असेट है? यस, करंट असेट है। थोड़ी थोड़ी देर में वेरिएशन अमाउंट चेंज होते चले जाते हैं। 8 करंट असेट्स, 8 करंट लायबिलिटीज प्लीज। नंबर 1, 3 सबको पता होती है, बाकी दिक्कत आता है। ट्रेड पेएबल्स, इसमें क्रेडिटर और बीपी दोनों आते हैं। ट्रेड पेएबल्स, इसमें क्रेडिटर और बीपी दोनों आते हैं। बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस या अनअर्न्ड इनकम बोल दो। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम अगर मिल जाए तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है हमारी, देने वाले की एसेट, और जिसने लिया उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, भैया आप तो काम करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मैं बैड डेट लिख देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड लास्ट वन प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये हमने 8 करंट असेट और 8 करंट लायबिलिटीज का एक मिक्सचर तैयार किया है। क्विक असेट्स, करंट असेट्स माइनस 2 चीजें होती है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में से एक चीज माइनस होगी, बैंक ओडी। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला आएगा, सीए माइनस, नहीं ये बाद में लिखेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट जो बिल्कुल कैश की तरह चलती है मार्केट में, हर कोई ले लेता है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या आपका पेटीएम लेता है क्या पताशी वाला? अजय आपकी पताशी वाला पेटीएम लेता है क्या? यस सर, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है पेटीएम। तो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी बिल्कुल लिक्विड असेट्स है। एंड द लास्ट वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल। जो बोर्ड पे सब पॉइंट लिखे हैं इसमें केवल एक ये फर्स्ट और एक ये लास्ट याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। एक लास्ट लाइन और बच रही है, उसको भी खत्म करेंगे। बच्चों, हर किसी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से अच्छी परफॉर्मेंस करो तो आपको रिवार्ड मिलता है, उस स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्मेंस करो तो आपकी रिमांड लगती है। समझते हैं क्या अभी बात? रिजल्ट आया, एक बालिका बहुत फूट फूट के रो रही थी, उसकी मम्मा का फोन आया, बोले सर ये संभल ही नहीं रही। मना क्या हुआ, रिजल्ट खराब आया क्या? बोले इसके 70% आई है, रो रही है।
मैंने भी बात करी, मैंने कहा लाओ बात कराओ फोन पे। बोले सर ये मैं इसको लेके ही आ रही हूँ आपके पास। मैंने कहा ले आओ। अपन भी साहब ठंडे छिके देते हैं, एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन अपना कोई रोल नहीं है भैया। जिस दिन हमारा रोल था उस दिन आप पार्टिसिपेट करते है ना। हमारा रोल एग्जाम से पहले होता है, उस दिन पार्टिसिपेट करते, हम बात करते है ना। अब कहीं ना कहीं कमी थी हमारी, आपकी किसी की हो कोई मतलब नहीं। अपन ना आपकी कमी बताएंगे ना अपनी, अपनी तो बताते ही नहीं है अपन। आपकी बता के हमको क्या करना, आज व्यवहार खराब थोड़ी करना। ये यूनिवर्सिटी खराब है, मार्क्स ही नहीं देती, सारा दोष उधर उधर। चलो लास्ट में रिवेल पे बात समझौता तय हुआ, ये रिवेल करा लेंगे है ना, ठीक है। इतने में लिफ्ट का गेट खुला, एक अंकल जी दंदनाते हुए आए। बोले साहब मिठाई खाओ। मतलब क्या हुआ? बोले छोरा पास हो गया। मतलब इनको खिलाओ, ज्यादा जरूरत है भाई, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। अंकल जी का स्टैंडर्ड 5 वाला था तो मिठाई बांट रहे हैं, उसका 80 वाला था, 70 पे फपक फपक के रो रही दीदी है ना। जब ये एग्जाम सेंटर से बाहर आए थे ना जब, तो लड़का खुश था, शानदार सर बड़े गुरुजी बंदे पास हो गए। वो फिर वो मूड ऑफ, पेपर खराब हुआ है मेरा। मन का ये बेसिक आदत है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आइए स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे अपन। 3 रेशो पढ़े, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, यही पढ़े। इन तीनों का अपना अपना स्टैंडर्ड है। अगर इस स्टैंडर्ड से बिलो आंसर आते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस को पुअर बोला जाएगा, इससे आंसर अच्छे आते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा बोला जाएगा। सर क्या है? 2, 1 और आधा। 2, 1 और आधा याद कर पाएंगे? 2, 1 आधा है ना। बाकी में 2, 1 आधा नहीं है, 2:1, 1:1 और ½ है। ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है। इससे कम आए तो कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है, इससे ज्यादा है तो कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा बोला जाएगा। ये है अपनी फर्स्ट कैटेगरी। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।